Yes, so welcome class 10th students, and you all have to welcome in my YouTube channel KD Mother Tutorials. And today we are going to discuss chemistry of class 10th chapter 1, chemical reaction and equation. And in chemical reaction and equation, this is the second lecture, and in this lecture, in this video, we are going to discuss the topic characteristics of chemical reaction. यानी what are the characteristics of chemical reaction? केमिकल रिएक्शन अगर हुआ तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके बारे में इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते क्या है कि केमिकल रिएक्शंस में हम लोग क्या देखते हैं, इन ए केमिकल रिएक्शन द सबस्टेंस नोन एज रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू अ न्यू सबस्टेंस कॉल्ड प्रोडक्ट। क्लियर? तो हम लोग केमिकल रिएक्शन में देखते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट्स जो है वो एक नए प्रॉपर्टी के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन बाय सम स्पेसिफिक फीचर्स व्हिच कैन बी इजीली ऑब्जर्व, यानी उसको हम लोग आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, जिसमें क्या कि यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये दूसरा केमिकल रिएक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ है ना। फिर उसके बाद देखते हैं तीसरा, तो हो जाएगा चेंज इन कलर। चौथा केमिकल ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो होगा वो होगा चेंज इन स्टेट, है ना। और पांचवा जो होगा ये होगा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, टेम्परेचर लिख देते हैं यहाँ पे, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस के लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन टेम्परेचर। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो कैसे हम उस रिएक्शंस को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, ये सबसे अहम बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कि जैसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि हमारे डेलीज एक्टिविटी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो उस परिवर्तनों को बेसिकली 2 ग्रुप में बांटा गया, या तो वो फिजिकल चेंज होगा या फिर केमिकल चेंज होगा, है ना। तो केमिकल चेंज को ही हायर क्लासेस में यहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस के नाम से पढ़ते हैं, या केमिकल रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है ना। अब केमिकल रिएक्शन तो बहुत सारे हो रहे हैं, तो किस रिएक्शंस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, किसी को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे, वो डिपेंड करता है इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्सों पे। यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर कोई भी चीज हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, किसी भी प्रक्रिया में, इसको रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस को हिंदी में, तो इसमें से कोई भी एक अभिक्रिया अगर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब जैसे पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे एक रिएक्शन करवाएं, कोई 2 सबस्टेंस का रिएक्शन करवाएं, अगर उसमें से इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस निकल रहा है तो हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो गया। अगर मान लेते हैं कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो भी हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो गया। अगर कलर में चेंजेस आते हैं तो भी बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो गया। स्टेट में परिवर्तन आते हैं तो भी बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन है ना। और टेम्परेचर में भी चेंजेस आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। समझने वाली बात है कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए ये जो जितने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई एक भी चेंजेस अगर हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। कम से कम एक हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, तो सारा का सारा भी हो सकता है, कोई 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। कुछ भी चेंजेस अगर हो रहा है इसमें से जो दिया हुआ है तो हम लोग बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब ये तो हम लोग जान गए कि ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस के। अब इसके बारे में 1 बाय 1 हम लोग पांचों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस में एक रिएक्शंस करवाते हैं
कि जब हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो वहां पे देखते हैं ना, वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलता है, और जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये सब लैब एक्सपेरिमेंट का चीज है। आप इस तरीके से मान लेते हैं कि एक कोनिकल फ्लास्क लिए, है ना, इसमें क्या करते हैं, इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हैं, इस तरीके का जिंक का दाना दाना है ना, ये जिंक ग्रेन्यूल्स है। इसमें अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डालेंगे तो जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, इसमें से बुलबुला बबल्स निकलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही बबल्स निकलना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। और इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है मतलब क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब इसको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं कि व्हेन जिंक रिएक्ट विथ H2SO4, यानी जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फिर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी से भी हम लोग रिएक्ट करा सकते हैं। तो जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बना देता है, जिंक सल्फेट बना देता है, ZnSO4। क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया। प्लस यहाँ पे क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, H2 गैस निकल रहा है। तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। जैसे ही इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है मतलब क्या होगा कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। ये एक रिएक्शन देखे। दूसरा रिएक्शन हम लोग लेते हैं कि मान लेते हैं कि मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम भी क्या है ना, एलिमेंट है। तो मैग्नीशियम को हम लोग अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम का Mg, इसको जब रिएक्शंस करवाते हैं तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि बना देता है मैग्नीशियम क्लोर MgCl2, प्लस यहाँ भी क्या निकल रहा है, H2 निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन में, है ना, हाइड्रोजन गैस अगर निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, if the evolution of gases takes place then this shows that chemical reaction takes place। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इतना चीज समझ में आया, है ना। यहाँ पे ये हम रिएक्शन लिखे हैं। रिएक्शन में हम लोग पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं वो रिएक्टेंट्स होता है, और राइट साइड में जो लिखते हैं उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो एरो है, ये एरो हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ लिखते हैं, मतलब ये एरो जो वो डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस को शो करता है। ये आगे हम लोग चलेंगे तो ये सारे के सारे के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ लिए क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना। दूसरा जो है वो हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दूसरा जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन का वो हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, अब देखिए यहाँ पे समझिए कि प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं। प्रेसिपिटेट समझ में आएगा तभी जाकर के हम लोग को, है ना, ये क्या बोलते हैं, रिएक्शन जो हम लोग करवाएंगे ये जाकर के क्लियर हो। तो प्रेसिपिटेट में क्या बोला गया कि प्रेसिपिटेट क्या है, ये एक सॉलिड प्रोडक्ट है। प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं, एक सॉलिड प्रोडक्ट है ना, जो किसी भी सॉल्यूशन से उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। यानी लिखेंगे प्रेसिपिटेट इज ए सॉलिड प्रोडक्ट लिखेंगे, या फिर सॉलिड प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर सॉलिड सबस्टेंस लिख सकते हैं इसको, विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये समझेंगे प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं, है ना। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है। यानी जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए चलते हैं तो केमिकल रिएक्शंस तो होगा, लेकिन वहां पे जो केमिकल रिएक्शन जो सॉल्यूशंस के माध्यम से हो रहा है, एक सॉल्यूशंस के रूप में होगा, तो उस सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ सॉलिड मटेरियल, सॉलिड प्रोडक्ट के रूप में बच जाता है। उसी सॉलिड प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और एक डेली लाइफ के एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो डेली लाइफ एग्जांपल के माध्यम से क्या, डेली लाइफ एग्जांपल के माध्यम से जैसे हम लोग पानी में सर्फ को घोलते हैं कपड़ा साफ करने के लिए, तो देखते हैं ना कि सर्फ घुल करके कपड़ा साफ भी कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में जो कुछ बचा हुआ रहता है जब फेंकते हैं तो उसमें ग्रेन के जैसा स्ट्रक्चर, दाना दाना स्ट्रक्चर दिखाई देता
है ना, वही दाना दाना जो हो क्या, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इसीलिए प्रेसिपिटेट को लिखे कि सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी सॉल्यूशन से जो सॉलिड प्रोडक्ट निकल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग पोटासियम, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि व्हेन पोटासियम आयोडाइड यानी KI लिखते हैं, पोटासियम आयोडाइड है ना, इसको हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, लीड नाइट्रेट के साथ। किसके साथ, लीड नाइट्रेट के साथ। अगर हम लोग है ना लीड नाइट्रेट के साथ अगर रिएक्शंस कराते हैं तो PbNO3 बनाया, लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला है, ये है पोटासियम आयोडाइड, ये है क्या, लीड नाइट्रेट। तो यहां पे क्या देखते हैं, तो यहां पे येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। येलो प्रेसिपिटेट बनेगा क्या, लीड आयोडाइड बनेगा, यानी PbI प्लस KNO3 यानी पोटासियम नाइट्रेट अलग हो जाएगा। तो ये जो PbI जो देख रहे हैं ये क्या बन गया, प्रेसिपिटेट। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PPT लिखते हैं, प्रेसिपिटेट को ही शॉर्ट फॉर्म में PPT लिखते हैं। तो ये जो लीड आयोडाइड जो दिख रहा है ये कैसा कलर का होगा, येलो कलर का होगा। कैसा कलर का होगा, येलो कलर का। और इस सॉल्यूशंस में एक सॉलिड रेसिड्यू के रूप में बच रहा है PbI, लीड आयोडाइड बच रहा है ना। ये क्या हुआ, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। तो जैसे ही प्रेसिपिटेट बना दैट मींस क्या कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, है ना, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा है और हो रहा है। तो हमारा केमिकल रिएक्शंस का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गया कि प्रेसिपिटेट बना मतलब केमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां तक में कोई दिक्कत है ना। उसके बाद दूसरा इसमें भी और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, व्हेन, ये एक एग्जांपल हम लोग देखें। दूसरा एग्जांपल है कि बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 बेरियम क्लोराइड को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पे हमारा क्या बन जाता है ना, HCl बनता है प्लस BaCl2 का फॉर्मेशन होता है ना। अब यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जो वो क्या बन रहा है, PPT बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। बेरियम क्लोराइड जो है वो क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। Cl नहीं HCl है, BaSO4 होगा ना, BaSO4 है ना, ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा क्योंकि Cl HCl हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लिया, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन कर गया और इसके साथ जो है वो ये कंबाइन करके यहाँ पे रिएक्शंस को परफॉर्म करा दिया। तो यहाँ पे क्या है कि BaSO4 जो देख रहे हैं है ना, ये कैसा है, यहाँ पे देखे थे कि लीड आयोडाइड जो है वो येलो कलर का है, लेकिन ये जो हम लोग देखते हैं ये व्हाइट कलर का होता है। ये जो है वो व्हाइट कलर का है। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो प्रेसिपिटेट बना यानी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो गया। तो ये हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को पढ़ना है वो है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर देखेंगे यहाँ पे, समझेंगे। चेंज इन कलर यानी जब रिएक्शंस हम लोग करवाते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो हो सकता है कि रिएक्टेंट्स का जो कलर है प्रोडक्ट का कलर वैसा नहीं होगा, है ना, कलर जो है वो चेंज कर जाएगा। चेंज इन कलर, कलर है ना, चेंज इन कलर, ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ने के लिए चल रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि जब हम लोग साइट्रिक एसिड को पोटासियम परमैंगनेट के साथ, पोटासियम परमैंगनेट के साथ जब हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, इसको जब हम लोग पोटासियम परमैंगनेट परमैंगनेट के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, है ना। तो इसको हम लोग कैसे करवाएंगे, है ना। अब साइट्रिक एसिड जो देखते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड है, जब एसिड बेस सॉल्ट पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर होगा। ये साइट्रिक एसिड कैसे लेंगे, इस रिएक्शंस को कैसे परफॉर्म कराएंगे। तो एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, क्या लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं। और टेस्ट ट्यूब में पोटासियम परमैंगनेट को KMNO4 ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो KMNO4 को हम लोग किसी टेस्ट ट्यूब में लिए और उसमें क्या करते हैं कि साइट्रिक एसिड कहां से मिलता है, ऑर्गेनिक एसिड है, नींबू से जो निकालते हैं, लेमन से जो जूस निकलता है, जो एसिड निकलता है उसको साइट्रिक एसिड बोलते हैं।
तो जब इसमें KMnO4 को टेस्ट ट्यूब में डाले, अब बूंद बूंद करके उसमें साइट्रिक एसिड को मिलाएंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है? ये पर्पल कलर का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग टेस्ट ट्यूब में डाले हैं तो वो पर्पल कलर का है, और जैसे ही इसमें साइट्रिक एसिड को ऐड करना शुरू कर देंगे तो जो पर्पल कलर का जो है, पर्पल कलर जो पोटेशियम परमैंगनेट का है वो चेंज कर जाएगा किस में? कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो रिएक्टेंट्स में क्या देखें कि ये पर्पल कलर का है, और जैसे ही साइट्रिक एसिड इसमें मिला तो ये क्या बन गया? कलरलेस लिक्विड बन गया ना। कलरलेस हुआ मतलब चेंज इन कलर हुआ, और चेंज इन कलर हुआ तो क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन हो गया। यानी ये तीसरा प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, चेंज इन कलर। उतना ही नहीं, दूसरा हम लोग लेंगे कि अगर सल्फ्यूरिक, ये सल्फर डाइऑक्साइड को, गैस को अगर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है ना, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एक दूसरा ले रहे हैं, है ना, K2CrO7 होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, K2CrO7 ये फॉर्मूला होता है। तो जब K2 ये पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम लोग, पोटेशियम डाइक्रोमेट सबस्टांस हुआ, ऐसे जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करवाएंगे तो यहां पे देखते क्या है कि डाइक्रोमेट का जो कलर है वो हो जाएगा ग्रीन कलर में चेंज कर जाता है। किसमें? वो ऑरेंज से ग्रीन में, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट जो देखते हैं वो क्या है? पोटेशियम K2Cr3 यहां जो देख रहे हैं K2CrO7 ऐसे करके कुछ है, ठीक है ना। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है। क्या होता है? ऑरेंज। और जब इसको SO2 गैस से जब हम लोग पास करवाते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट कर जाता है? ऑरेंज जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट करेगा। ग्रीन में कन्वर्ट किया, दैट मींस क्या कि कलर चेंज हो रहा है, और चेंज इन कलर हो रहा है। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्लियर हो गया। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे बताएं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन कलर पढ़ लिए थे, अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है वो हमारा चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? केमिकल रिएक्शन का, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे चेंज इन ये टेम्परेचर में कि कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम लोग टेम्परेचर चेंजेस के माध्यम से कैरेक्टराइज करते हैं। एग्जांपल के लिए बेस्ट एग्जांपल है, 2-3 चीज का नाम आप सुने। क्विकलाइन समझे हैं? क्विकलाइन का नाम सुने हैं? नहीं, क्विकलाइन जो है उसको हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं, है ना। क्विकलाइन CaO, इसी को हम लोग बोलते हैं क्विकलाइन। क्या बोलते हैं? क्विकलाइन बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग लाइन भी बोलते हैं। क्विकलाइन बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे जो हम लोग देखते हैं कि जब इस क्विकलाइन को CaO को हम लोग क्या बोलते हैं? क्विकलाइन बोलते हैं। लिख देते हैं यहां पे क्विकलाइन, है ना। इसको जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं, है ना, तो जब क्विकलाइन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनाता है क्या? सिलेक्ट लाइन, CaOH2। इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट लाइन। सिलेक्ट लाइन, क्विक लाइन को हम लोग सिंपली लाइन भी बोलेंगे तो समझ में आ जाता है ना। तो देखते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल, है ना, कि क्विक लाइन, यानी क्विक लाइन जो CaO है इसको टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए, और उसके बाद उसमें पानी जब ड्रॉप करके डालिएगा तो देखिएगा क्या कि उसके अंदर चूना जो है ना वो पकने लगता है, खोलने लगता है ना। चूना घर पहले के समय में घर में लोग पोचारा वही चूना से न करवाता था, है ना। तो क्या बड़ा सा नाद लिया या टब लिया, उसमें चूना डाल दिया और उसमें पानी डाल दिया, रात के समय में, शाम के समय में डाल दिया, और डाल दिया तो आधे घंटे के अंदर में पूरा एकदम लगेगा जैसे चावल खोल रहा होता है वैसे वो खोलना शुरू करता है, और सुबह होते होते वो धीरे धीरे है ना ठंडा जाता है, और तब उसके बाद जो लेबर आता है वो उसको, है ना, पोचारा जो पेंट वगैरह करना होता है घर में वो करता है। तो क्या देखिए यहाँ पे कि क्विक लाइन को वाटर के साथ ही रिएक्ट करवाए, है ना। तो क्या था? क्विक लाइन तो नॉर्मल था ना, वाटर भी क्या है? नॉर्मल है। और जैसे ही दोनों को मिलाएं तो क्या हुआ? यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म हो गया, इसमें से हीट निकलना शुरू हो गया। क्या हो गया? हीट निकलना शुरू हो गया, खोलना शुरू हो गया, यानी यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो जैसे ही चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है दैट मीन्स क्या कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और ये चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, है ना। उतना ही नहीं,
पहला जो हम लोग देखे थे कि जिंक ग्रेन्यूल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे थे, तो क्या बना रहा था, जिंक क्लोराइड बना रहा था और हाइड्रोजन गैस निकल रहा था ना, पहला रिएक्शन जो चेंज, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस देख रहे थे। तो वहां भी क्या है, वहां भी जिस टेस्ट ट्यूब में हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे थे, उस टेस्ट ट्यूब को अगर पकड़ते है ना, तो वहां भी आपको टेस्ट ट्यूब जो छूने जाएंगे तो आपको गर्म लगेगा। तो गर्म लगेगा यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब क्या हुआ, चेंज इन, क्या हुआ, रिएक्शन हो रहा है ना, रिएक्शन हो रहा है। और वो भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, केमिकल रिएक्शन का, क्या है ना। और लास्ट जो पांचवा हम लोग पढ़ने चलते हैं वो है हमारा चेंज इन स्टेट, है ना। ये पांचवा जो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लास्ट है पांचवा, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टेट। स्टेट, अब यहां पे एग्जांपल लेते हैं वैक्स। वैक्स समझ में आता है ना, मोम, क्या बोलते हैं, मोम। तो चेंज इन स्टेट में हम लोग मोम को देख रहे हैं, कैंडल, ये मोम को जब हम लोग जलाते हैं, वैक्स को हम लोग जलाते हैं, तो वैक्स जलाते हैं, वैक्स क्या है, सॉलिड स्टेट में होता है ना, ये सॉलिड स्टेट में है वैक्स, मोमबत्ती। जब इसको हम लोग जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या होता है, जलाते जैसे ही जलाना शुरू करते हैं तो ये वाटर के रूप में पिघलने लगता है, अब उसके बाद गैस में कन्वर्ट कर जाता है। तो क्या हुआ कि सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड में, या लिक्विड से वेपराइज कर गया। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉलिड चेंज इनटू गैस और लिक्विड, और यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है। ये पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो पांच जो देखे, ये सारे के सारे क्या है, केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस पांचों में से कोई एक ना एक, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कोई एक जो है वो चेंज होगा ही होगा। हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, 2 चेंज भी हो सकता है, 3 चेंज भी हो सकता है कि पांचों का 5 चेंज हो। अगर केमिकल रिएक्शन है तो इसमें ये सारे के सारे चीज होंगे ही होंगे, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ लिए। अब आगे जो यहाँ पे पढ़ेंगे, ये यहाँ से अब चैप्टर जो है वो बहुत क्रूशियल हो रहा है। ये इस चीज को जानेंगे, सीख गए तो बहुत ज्यादा कुछ समझ में आएगा, ना तो कुछ नहीं समझ में आने जा रहा है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। अब जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्रूशियल है, यहाँ पे समझेंगे केमिस्ट्री का ये सब जो है ना वो हार्ट और किडनी के रूप में जाना जाता है ना। ये सब रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, है ना। जैसे क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है वो केमिस्ट्री का रीढ़ माना जाता है। बहुत पहले पढ़ा देना चाहिए, लेकिन चलो एक सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए इसलिए हम लोग वैसे पढ़ते हैं। वैसे ही ये जो है ना वो चैप्टर तो बड़े छोटा है और बहुत इजी है, लेकिन बहुत क्रूशियल चैप्टर है। ये समझ में आ गया तो बहुत सारा चीज समझ में आएगा। इंटर में जाओगे, साइंस लेकर के पढ़ोगे तो ये सारा का सारा चीज वहां पे याद आएगा, है ना, कि हाँ चलो अजय सर जो है वो कुछ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन इसी को हम लोग बोलते हैं समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। अब देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, है ना। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, लिखिए देते हैं इसको, यहां पे डेफिनेशन हम लिख देते हैं, द मेथड ऑफ समझिए कि केमिकल इक्वेशन जो देख रहे हैं, केमिकल इक्वेशन यहाँ पे डेफिनेशन हम लिख दिए कि क्या है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, जो भी केमिकल रिएक्शन हम लोग लिखते हैं या फिर कराते हैं, उसमें जो सबस्टांस पार्टिसिपेट कर रहा है उसका अगर हम लोग सिंबल और फॉर्मूला को यूज करते हैं, है ना, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फॉर्मूलाज के माध्यम से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, है ना। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल हम पढ़ाए थे, है ना, कि लिखते हैं कि वेन जिंक को जब रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब, समझिएगा यहाँ पे कि जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, और प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। समझिएगा यहाँ पे कि ये लिखे ना, ये भी तो रिएक्शन है, ये भी केमिकल रिएक्शन लिखे, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन कैसा है, वर्ड इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शन कैसे लिखे, वर्ड के फॉर्म में लिखे। किस फॉर्म में लिखे, वर्ड के फॉर्म में लिखे। लेकिन केमिकल रिएक्शन
ये वर्ड के फॉर्म में तो हर जगह लिखा हुआ नहीं दिखाई देता है ना, ऐसे तो लिखते नहीं है इस तरह के इक्वेशन, लेकिन ऐसा लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। और जब इसी वर्ड इक्वेशन को हम लोग सिंबल्स और फॉर्मूला के रूप में, जैसे जिंक है तो जिंक का सिंबल्स क्या हो जाएगा, जिंक Zn। सल्फ्यूरिक एसिड है, ये तो सिंबल हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, H2SO4। तो देखें यहाँ पे दिया ना, सिंबल्स एंड फॉर्मूला डेफिनेशन में दिया हुआ है। तो जब वर्ड इक्वेशन को हम लोग सिंबल्स और फॉर्मूला के रूप में जब लिखते हैं तो ये बन जाता है क्या, ZnSO4 बन जाता है, और प्लस H2 गैस यहाँ पे रिलीज करता है। अब इस तरह का जो इक्वेशन बना इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये जो है ऊपर वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, ये जो है वो हमारा क्या है, वर्ड इक्वेशन है ना। और ये हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन है मतलब केमिकल्स के फॉर्म में, सिंबल्स और फॉर्मूलाज के फॉर्म में इसको हम लोग लिख रहे हैं। बात समझ में आया, ये चीज समझ में आया। अब यहाँ पे फिर से हम बता दे रहे हैं, फिर से बार बार ये चीज बता रहे हैं कि इसी को केमिकल इक्वेशन बोले। किसको केमिकल इक्वेशन बोले तो क्लियर हो गया। यानी जब कोई भी रिएक्शंस को लिखते हैं तो रिएक्शन में जो वर्ड इक्वेशन है उसको जब हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, सिंबल्स के माध्यम से, कंपाउंड के फॉर्मूला के माध्यम से जब रिएक्शंस को लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है, केमिकल इक्वेशन बन जाता है। और इस केमिकल इक्वेशन में इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ये कई एक बार हम रिएक्टेंट्स है ना, ये बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आप समझिएगा, ज्यादा आपको ज्यादातर याद रहेगा इसमें। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। याद रखेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज रिटन इन द लेफ्ट साइड, है ना। ये एक के भी संख्या में होगा और मल्टीपल के संख्या में भी होगा, है ना। एक के संख्या में होगा तो अकेले रहेगा, लेकिन मल्टीपल के संख्या में होगा यानी 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स होंगे तो सबके बीच में प्लस साइन होगा, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये दो चीज है ना, दोनों चीज जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, किसके साथ, प्लस साइन के साथ। वैसे ही प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, जनरली प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक होता है। तो एक है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 2 या 2 से अधिक होगा ना तो वहां पे साइन आ जाता है प्लस साइन। प्लस साइन से सारा का सारा जुड़ा हुआ होगा। तो ये चीज देखे, रिएक्टेंट्स देखे और प्रोडक्ट देखे, और बीच में आता है एरो, है ना। एरो, ये एरो जो है वो क्या होता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के तरफ ये पॉइंट किया हुआ होता है। जैसे रिएक्शन जो है, रिएक्टेंट्स से जो प्रोडक्ट बना तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को एरो जो है वो शो करता है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या है। इस तौर पे हम लोग समझे कि केमिकल इक्वेशन जो वो क्या है, शॉर्ट हैंड मेथड है केमिकल रिएक्शंस के रिप्रेजेंटेशन का। शॉर्ट हैंड में ये इतना बड़ा लिखने का कोई जरूरत है, शॉर्ट हैंड में ये लिखा गया। तो शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, क्लियर। अब यहाँ पे केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन अब आगे हम लोग देखेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे तो केमिकल इक्वेशन कितने टाइप का, 2 टाइप का होगा, है ना। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे लिखते हैं केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, है ना। तो केमिकल इक्वेशन की कितने टाइप, 2 टाइप। एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा जो होगा वो होगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझेंगे यहाँ पे, है ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, समझेंगे यहाँ पे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन वैसे इक्वेशंस को बोलते हैं जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स, जितना रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में होगा, है ना। डेफिनेशन आप बुक से भी देख सकते हैं। ऐसे फिर से इसको एक बार बोल देते हैं कि ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, है ना। रिएक्टेंट्स में किसी भी एलिमेंट का जितना संख्या होगा, जितना नंबर होगा, प्रोडक्ट में भी उस एलिमेंट का उतनी ही संख्या होगा। अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब इसको जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि अभी एग्जांपल जो लिए थे Zn प्लस H2SO4, ये बना दिया था ZnSO4 प्लस H2 बना दिया था,
है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, यहाँ पे चेक करने के लिए हम लोग लिखते हैं, ये प्राइमरी मेथड है चेक करने का। रिएक्टेंट्स इधर लिख देंगे, रिएक्टेंट्स, इधर लिख देते हैं प्रोडक्ट लिखते हैं। अब देखेंगे कि जिंक, सबसे पहला तो जिंक देख रहे हैं, जिंक रिएक्टेंट में कितना है, यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 है, अब प्रोडक्ट में कितना है, भी 1 है, यहाँ पे Zn, यहाँ Zn, तो रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, ये है, मतलब क्या है, ये चीज देखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन, दूसरा जो एलिमेंट इसमें है, दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, 2 है, अब प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना। उसके बाद तीसरा जो एलिमेंट है वो है हमारा सल्फर। तो सल्फर यहाँ पे देख रहे हैं रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी क्या है, 1 है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन, ये चौथा है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, 4 है, और प्रोडक्ट में भी 4 है। इस तरीके से देखे तो क्या देख रहे हैं कि जो एलिमेंट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिएक्टेंट्स में भी वो एलिमेंट जितना है प्रोडक्ट में भी उतना ही है, हाइड्रोजन जितना रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट में भी उतना ही है, सल्फर जितना रिएक्टेंट्स में है प्रोडक्ट में भी उतना ही है, और ऑक्सीजन जितना रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट में भी उतना ही है। तो जितने रिएक्टेंट्स में एलिमेंट्स है उतने ही एलिमेंट अगर प्रोडक्ट में है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी नंबर ऑफ atoms or molecules in reactant side is equal to the number of atoms or molecules in the product side, then such type of equation is called as balanced chemical equation। क्या बोलेंगे इसको, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ये चीज हमारा क्लियर है, बैलेंस को हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरा हम लोग को पढ़ना है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। इसको मिटा का है, अच्छा चलो, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोग लेंगे, है ना। पहला तो हम लोग पढ़ लिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये पढ़ लिए। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि वैसा केमिकल इक्वेशन, है ना, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द प्रोडक्ट साइड, देन सच इक्वेशन इज कॉल्ड एज द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब कि जितना नंबर एटम, मतलब एलिमेंट का जितना नंबर होना चाहिए, एटम्स का जितना नंबर रिएक्टेंट साइड में है उतना ही नंबर अगर प्रोडक्ट साइड में है तब तो वो बैलेंस है। लेकिन रिएक्टेंट साइड में एटम्स और मॉलिक्यूल्स का संख्या जितना है प्रोडक्ट साइड में अगर उसके बराबर नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अनबैलेंस को भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं H2 प्लस O2, है ना, H2 प्लस O2। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, H2O बन रहा है ना, H2O बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो बैलेंस है या नहीं है तो इसमें हम लोग रिएक्टेंट्स लिखते हैं चेक करने के लिए, एक तरफ रिएक्टेंट्स लिखे, दूसरे तरफ प्रोडक्ट लिखेंगे। अब देखेंगे हाइड्रोजन, सबसे पहला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या देख रहे हैं, रिएक्टेंट्स में कितना है, 2 है, प्रोडक्ट में कितना है, 2 है, वेरी नाइस। दूसरा इसमें आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देख रहे हैं रिएक्टेंट्स में कितना है, 2, अब प्रोडक्ट में कितना है, 1। अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कि रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन जितना है प्रोडक्ट में भी उतना ही है, लेकिन ऑक्सीजन जितना रिएक्टेंट्स में है प्रोडक्ट में उतना नहीं है। जैसे ही नहीं हुआ मतलब ये क्या कहलाता है, ये रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन यहाँ पे है। आप समझ लीजिए यहाँ पे कि एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन हैज अनइक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या है यहाँ पे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे, वैसे इक्वेशंस को जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट में एटम और मॉलिक्यूल का जो मास है वो सेम नहीं है, एज इट इज नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यहां पे समझेंगे कि हम लोग जो पढ़े थे क्लास 9th में पढ़े थे कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स में पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो पहला जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये हम लोग पढ़े थे। तो वही चीज यहाँ पे है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं
तो हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 हो गया, तब तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये सूटेबल नहीं बैठ रहा है। जो लेवाइजर जो दिया था और प्राउस्ट, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्लास 9 में पढ़े ना, एडविन लेवाइजर और जोसेफ प्राउस्ट दोनों मिलकर के दिया था। तो उनके हिसाब से जो लॉ था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहां पे तो गलत हो रहा है ना, यहां पे इस रिएक्शन में गलत हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो देख रहे हैं कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी टोटल जो मास होगा रिएक्टेंट साइड का वो टोटल मास प्रोडक्ट साइड के बराबर होगा ही होगा। ये हम लोग लिखने में गलती कर रहे हैं या फिर इस तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब इसको लिखेंगे तो ये ऐसे नहीं लिखाएगा, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे 2-3 चीज कि हम लोग केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखे हैं ना, तो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ऐसे हैं, है ना। यहाँ पे अब O है तो इसको यहाँ O हम लोग नहीं लिख सकते हैं, O यहाँ पे O अकेले है, एक एटम है ना, यहाँ पे O हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एलिमेंट्स का क्लास 9 में पढ़े होंगे कि एलिमेंट्स जो है वो अकेले नहीं रह सकता है, जो अनस्टेबल एलिमेंट है। जैसे ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन जब भी रहेगा तो वो O2 के फॉर्म में रहेगा, हाइड्रोजन जो है वो H के फॉर्म में नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो H2 के फॉर्म में रहेगा, है ना। उस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल आप क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन जो है वो Cl के फॉर्म में नहीं रहेगा, Cl2 के फॉर्म में रहेगा। तो जब भी हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं, है ना, लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये इस तरीके से देखें कि ये रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पे इसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, सबसे अहम बात, यहाँ पे इसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। तब बैलेंस करने के लिए हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड लेते हैं। अभी तो शुरू किए हैं, जब कुछ क्वेश्चन को आज जवाब बनाएंगे, आपको एक्सरसाइज में मिलेगा आपको क्वेश्चन बनाने के लिए कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो जब वहां पे आप बनाएंगे ना तो धीरे धीरे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, है ना, जब अनबैलेंस्ड हुआ तो यहीं पे बैलेंसिंग आपको सिखा रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो अनबैलेंस्ड है उसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे देख रहे हैं 2, यहाँ भी 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे O2 तो नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2H2O। अब देखिए ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, तो देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया ना। लेकिन दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है क्या कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या था 4 हो गया, और यहाँ पे क्या है 2 है, तो फिर अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिएगा गौर करके, तो क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट्स में कितना हुआ 4, प्रोडक्ट में भी कितना है 4, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है 2, और ये प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन कितना है 2, यानी रिएक्टेंट में जितना एलिमेंट था, एटम था, उतने ही एटम प्रोडक्ट में मिल गए, यानी यहाँ पे ये बैलेंस्ड हो गया। तो बैलेंसिंग करना सिखा दिए, है ना, ये बैलेंसिंग करना आपको बता दिए। इस तरीके से हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड्स के माध्यम से कुछ आप केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, करके देखेंगे। प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से पूछेंगे, डायरेक्ट पूछें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछें, जैसे आपको सहूलियत लगेगा वैसे आप मेरे से पूछेंगे। एक होमवर्क भी है आपको कि कम से कम घर पे जाकर के अपने घरों पे कम से कम 20 केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना है ना। अगर बैलेंस है तो बताना कि बैलेंस्ड है, अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करके देखिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर, ये चीज देखें। अब आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये लास्ट सेगमेंट है आज के वीडियो का, प्रयास कर रहे हैं ये करने का कि टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन जो लिखते हैं, इसको इक्वेशन को लिखने के ही साथ हमको पता कैसे चले कि ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इंफॉर्मेशन मतलब केमिकल रिएक्शन को लिखने से ही दिखाई दे देगा कि क्या है, नहीं है, कैसा है, नहीं है, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमको पता चल जाता है। तो टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव जो है, टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन को
कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, कैसे इक्वेशन को हम लोग ज्यादा से ज्यादा, है ना, मैसेज देने वाला बनाते हैं। तो इसके लिए तीन चीज है कि बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। सबसे पहला है कि बाय मेकिंग या राइटिंग फिजिकल स्टेट, है ना, केमिकल रिएक्शन का अगर हम लोग फिजिकल स्टेट के बारे में लिखते हैं, है ना, तो उससे भी पता चलता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ये देखें, है ना। अब इसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि फिजिकल स्टेट को हम लोग देखेंगे, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को पढ़ना है ना, बाय मेकिंग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। दूसरा है कि हीट चेंजेस, दूसरा लिखते हैं बाय मेकिंग हीट चेंजेस, है ना। और तीसरा जो देखते हैं कि बाय इंडिकेटिंग कंडीशंस, बाय इंडिकेटिंग कंडीशन अंडर विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना। यानी कौन कौन से कंडीशन से पता चलता है, यानी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, कौन सा कंडीशन चाहिए, उसके बारे में। ये तीन चीज अगर हम लोग देख लिए तो इससे हम लोग को बहुत से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने लगता है। जैसे अब देखेंगे, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, ये इसको एक नंबर को हम लोग पढ़ने के लिए चल रहे हैं, बाय मेकिंग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि जिंक को, वही एग्जांपल ले रहे हैं कि व्हेन जिंक रिएक्ट विद H2SO4 इट फॉर्म्स क्या, ZnSO4 प्लस H2, ये निकल रहा है। तो फिजिकल स्टेट में हम लोग क्या देखते हैं, समझेंगे। फिजिकल स्टेट क्या होगा, चार स्टेट होता है, या तो मटेरियल क्या होगा, सबस्टांस सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा, या फिर एक्वस होगा। अब ये चार चीज समझेंगे। सॉलिड तो समझ में आता है, सॉलिड मतलब ठोस, है ना। लिक्विड मतलब द्रव, लिक्विड होगा वाटर के जैसा। गैस मतलब गैस होता है। और एक्वस किसको बोलते हैं, तो ऐसा सॉल्यूशन जो सिर्फ पानी में डिसॉल्व होता है उसी को एक्वस बोलते हैं। लिक्विड तो बहुत सारा होगा ना, लिक्विड ऑयल भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लिक्विड। लेकिन एक्वस किसको बोलते हैं, वैसा सब्सटेंस जो सिर्फ पानी में, जो सिर्फ वाटर में डिसॉल्व होगा उसी को एक्वस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फिजिकल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एलिमेंट के जस्ट राइट में बगल में हम लोग उसका स्टेट लिखते हैं। जैसे जिंक है तो यहाँ जिंक को देख, यहाँ जिंक जो लिखे हुए हैं इसके बगल में ब्रैकेट में एस लिख देंगे, सॉलिड, है ना। तो इसका स्टेट का पता चल गया कि जिंक जो है केमिकल रिएक्शन में किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है ना। उसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये H2SO4 जो वो क्या है, एक्वस है। ये क्या है, ये एक्वस है, क्योंकि एसिड है और एसिड जो है वो पानी में घुला हुआ होता है ना, डिसॉल्व होता है, तभी वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। एसिड से पानी को अगर इवेपोरेट कर दे, निकाल दें तो ड्राई हो जाएगा, एसिड्स को शो नहीं करेगा, एसिड्स दिखाई नहीं देगा, है ना। एसिड्स तभी एसिड है जब वो पानी में है। तो पानी में यानी क्या हुआ, एक्वस को, इसको यहाँ जिंक ये जो सल्फेट देख रहे हैं एक्वस है, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस है। और जिंक सल्फेट जो यहाँ पे बन रहा है ये भी यहाँ पे क्या है, एक्वस है ना। और ये हाइड्रोजन जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये गैस हो गया। अब देखिए सबका हम लोग स्टेट यहाँ पे लिख दिए ना, इसे इंफॉर्मेशन पता चला ना कि कौन से एलिमेंट किस स्टेट में है। ये हुआ, इस तरीके से हम लोग इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। दूसरा है बाय, जो देख रहे हैं दूसरा जो हम लोग का है वो क्या है कि टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन इक्वेशन, हीट चेंजेस की बात करते हैं। जैसे समझेंगे कि कुछ केमिकल रिएक्शन जो होता है, जब रिएक्शंस को कराते हैं, है ना, रिएक्शंस को कराते हैं तो जिस वेसल्स में या ये ट्यूब में जब रिएक्शंस को करवाते हैं उसको टच करते हैं ना तो गर्म लगने लगता है ना। और कुछ ऐसा भी है जिसको टच करते तो ठंडा लगने लगता है ना। तो देखेंगे यहाँ पे कि दो रिएक्शन ये हीट चेंजेस के अकॉर्डिंग देखते हैं, हीट चेंजेस के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला वाला मिटा देते हैं, यहाँ पे हीट चेंजेस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हीट चेंजेस के बेसिस पे रिएक्शन दो तरीके का होता है ना। टू टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है ना।
पहला जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। अब यहां पे समझिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किसको बोलते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस किसको बोलते हैं। तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलता हो, वैसा रिएक्शन जिससे हीट बाहर निकलता हो, है ना। तो जिस रिएक्शन से हीट बाहर निकलता हो, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिस रिएक्शन के माध्यम से हीट निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, है ना, तो रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाता है क्या, CO2 बनाता है, प्लस यहाँ पे हीट निकल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट में हम लोग हीट लिखते हैं, ये प्लस हीट लिखेंगे या फिर प्लस एनर्जी लिखेंगे या प्लस हीट एनर्जी, तीनों नाम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है या नहीं है, तो रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बनाने के लिए क्या करते हैं कि प्रोडक्ट साइड में या तो प्लस हीट लिखे या फिर प्लस हीट एनर्जी लिखे या प्लस एनर्जी लिखेंगे प्रोडक्ट साइड में। तो ये किसको बताता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को शो करता है। दूसरा और भी एग्जांपल लेंगे कि मीथेन के बारे में हम लोग देखते हैं कि मीथेन को जब हम लोग, या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेते हैं ना, है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेंगे फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है ना, फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस ये सॉरी क्या बोल रहे थे, रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन होता है, यानी ग्लूकोज जो है जब ऑक्सीजन के साथ ब्रेक करवाते हैं, है ना, C6H12O6, इसको जब 6O2 के साथ जब रिएक्शंस करवाते हैं तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस यहाँ पे लिखते हैं ना एनर्जी, ये लिखे, ये भी एक एग्जांपल है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में एनर्जी लिख रहे हैं, प्रोडक्ट में एनर्जी लिखे या फिर प्रोडक्ट में प्लस हीट लिखे या फिर प्लस में हीट एनर्जी लिखे प्रोडक्ट साइड में, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, द रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व, वैसे रिएक्शन जिसमें हीट हम लोग सप्लाई करते हैं रिएक्शंस करने के लिए, रिएक्शंस कराने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हम लोग कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग हीट को प्रोडक्ट में लिख रहे थे ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट को रिएक्टेंट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, रिएक्टेंट में लिखेंगे। और यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाई देगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, है ना, सेकेंड टाइप जो यहाँ पे बता रहे हैं एंडोथर्मिक का, इसका कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 दिया हुआ है, CaCO3, है ना, ये इसको जब हम लोग गर्म करते हैं यानी प्लस हीट लिखे तो ये क्या बना दिया, CaO बना दिया प्लस CO2, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये क्विक लाइन बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया, और CO2 गैस निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस रिएक्शन में हीट लिख रहे हैं ना, प्लस हीट लिख रहे हैं या फिर प्लस एनर्जी लिखे या प्लस हीट एनर्जी लिखे, किसमें, रिएक्टेंट में लिखेंगे। तो रिएक्टेंट में लिखेंगे तो इस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस तरह के रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस जो हम लोग लाइव प्रोसेस में पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस, वो भी बेस्ट एग्जांपल है किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का ही बेस्ट एग्जांपल है। दो हो गया, अब बस आखिरी है हम लोग का, है ना, बाई ये द कंडीशन नेसेसरी, है ना, आखिर केमिकल रिएक्शन जो करवा रहे हैं, दो तो हम लोग पढ़ लिए ना, ये दोनों पढ़ लिए। अब तीसरा पढ़ रहे हैं किसको, कि टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना, कि आखिर रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं तो किस कंडीशन में, कोई जरूरत नहीं कि हर बार रिएक्शन हो ही जाए, हर बार रिएक्शन हो ही जाए। कुछ देखोगे लंबे समय तक रिएक्शन करवा, लंबे समय तक छोड़ते हैं तभी रिएक्शन नहीं करता है, और कुछ जो वो जल्दी रिएक्शन कर जाता है। तो कुछ कंडीशन चाहिए ना, तो कंडीशंस को बताने के लिए यहाँ पे हम लोग जैसे देखते हैं कि पोटासियम क्लोरेट लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे पोटासियम क्लोरेट लेते हैं 2KClO3, इसको हम लोग बोलते हैं पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट, है ना, ये लिए इसको
जब हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे, तो यहाँ पे डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिए, और यहाँ पे देखते हैं ना कैटालिस्ट MnO2 ये कैटालिस्ट का काम करता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यहाँ पे कैटालिस्ट लिए, तो ये बना रहा है क्या, KCl बना दिया, 2KCl बना दिया, क्या बना दिया, 2KCl बना दिया, प्लस 3O2 का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो है रिएक्शंस तो कर रहा है, लेकिन ये रिएक्शंस कर रहा है कब कर रहा है, जब यहाँ पे कैटालिस्ट मिला है, तब कैटालिस्ट डाले हैं तब जाकर के ये रिएक्शन हुआ है। तो यहीं पे कैटालिस्ट जो है वो क्या है, कैटालिस्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक, है ना। और आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, कैटालिस्ट किसको बोलते हैं, कैटालिस्ट आर द सबस्टांसेस विच, है ना, इनहांस और डिप्रिसिएट द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। कैटालिस्ट क्या है, कैटालिस्ट वह सबस्टांस है ना, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करा देता है या फिर स्लो करा देता है। जैसे देखिएगा कि रिएक्शन जो देखते हैं क्या है, स्लो रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ये सब पढ़े हैं ना, एटूट में पढ़ने के लिए मिला था कंबशन चैप्टर में। कुछ रिएक्शन होता है ना वो बहुत फास्ट होता है, यानी पल भर में, एकदम क्षण भर में, है ना। जैसे पोटेशियम को हम लोग किरोसिन वाल से निकालते हैं, तो निकालते बस आग पकड़ लेता है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो वो पट से हो जाता है ना, इतना जल्दी हो जाता है कि हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, कुछ नहीं दिखाई दे पाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। अब इतना फास्ट अगर उसको हमको देखना होगा तो क्या करते हैं, उस रिएक्शन को स्लो करेंगे तब ये दिखाई देगा, तो स्लो करने के लिए क्या करते हैं, उसमें कैटालिस्ट मिला देते हैं, जिसको उत्प्रेरक बोलते हैं। कैटालिस्ट कोई स्पेशल केमिकल सबस्टांस होता है, उस रिएक्शन में जब मिलाओगे ना, तो जो फास्ट रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा, धीरे 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 स्लो हो जाएगा, है ना। तो जब धीरे धीरे रिएक्शन होगा तो दिखाई देगा, एक ये कारण है। दूसरा कंडीशन है कि कुछ ऐसे रिएक्शन है ना जो लंबे समय तक में जाके होता है, मतलब आज रिएक्टेंट्स को मिलाओगे तब 5 साल के बाद प्रोडक्ट बनेगा, क्या 10 साल के बाद बनेगा, बात समझ में आ रहा है। अब समझ लो कि रिएक्शन कराने के लिए आज किए अब प्रोडक्ट 5 साल 10 साल के बाद बनेगा, उस समय तक अब दिमाग में है कि नहीं है, पागल हो गए कि जिंदा है, मर जाएंगे, कोई ठीक है नहीं ना। अब 10 साल के बाद रिएक्शंस को हम लोग करवाने के लिए चलेंगे तो बड़ा दिक्कत है, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां भी हम लोग कैटालिस्ट मिला देते हैं कि जो 5 साल में रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्टेंट्स में कैटालिस्ट जैसे ही मिलाएंगे तो हो सकता है कि 2-4 मिनट में हो जाए, चाहे 2-4 घंटे या फिर 1 से 2 दिन में वो रिएक्शन हो जाए, तो इसीलिए हम लोग कैटालिस्ट को मिलाते हैं, है ना। तो अब क्या है कि कैटालिस्ट को मिलाते हैं रिएक्शन को स्लो करने के लिए या फास्ट करने के लिए। तो केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट कहां लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट यही एरो के ऊपर लिखेंगे या फिर नीचे लिखेंगे। जैसे फोटोसिंथेसिस में देखे थे ना, सनलाइट का क्लोरोफिल लिखे थे, क्या है वो सबके सब क्या है, उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट का काम करता है। उतने ही नहीं, एक और एग्जांपल कैटालिस्ट देखे, है ना, एक और एग्जांपल के माध्यम से दिखा देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं, समझा देते हैं कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये क्या बना देता है, CH3OH बना देता है। क्या बना देता है, CH3 मिथेनॉल बनाता है। यानी मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये मिथेनॉल बना देता है। ये ऐसे ही नहीं बनाता है, ये दोनों को मिला दिया प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे कैटालिस्ट लगाना पड़ता है, और कैटालिस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम, जिंक ऑक्साइड प्लस CrO3, ये कैटालिस्ट मिलाएंगे तब जाकर के ये रिएक्शन होगा। और इतने ही नहीं, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए 300 atm एंड 300 डिग्री C टेम्परेचर रहेगा, तभी जाकर के ये रिएक्शन होगा, है ना, रिएक्शन होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हुआ ना कंडीशन अंडर विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये चीज मिलेगा तभी जाकर के केमिकल रिएक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे देखे, क्या देखे कि कैसे इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। तो सबसे पहला उसका स्टेट लिख देते हैं, फिजिकल स्टेट जो है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। दूसरा क्या है कि हीट चेंजेस, है ना, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, वो लिख देते हैं, प्लस हीट और माइनस हीट के माध्यम से। प्लस ये सब जो है
ये कैटालिस्ट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, पीपीटी, ये सब के माध्यम से जब हम लोग सुंदर से सजा करके लिखते हैं तो इससे हम लोग को पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो किस कंडीशन में हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारा का सारा चीज पता चलता है। ठीक है ना। और इस तरीके से आप यहाँ पे एक सेगमेंट आपका केमिस्ट्री का लगभग एक खत्म है इस चैप्टर का। अब इस चैप्टर का जो बचा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग अगले वीडियोस के माध्यम से पढ़ेंगे। और प्लीज आप मेरे चैनल को, बहुत मेहनत करना पड़ता है पढ़ाने के लिए, इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी बात, सबसे अहम बात, कि अगर आपको पसंद आए मेरा यूट्यूब चैनल, अगर पसंद आए, हम ये नहीं बोलते हैं कि नहीं, पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपको तो इस वीडियो से फायदा होगा ही होगा, आपके जो मित्र हैं, मित्रों को भी फायदा मिलेगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा, पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर अगले वीडियोज में अगले सेगमेंट के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।